नाजरीन का पहले खैर मकदम करती हूँ, और बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं, जिनसे आपका तारुफ नहीं हुआ, तो मैं उन सभी को बताती चलूं कि फराह ज़ैदी एक नामावर हस्ती है, जिन्हें एक्चुअली किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं। ये नौजवानों, खसूसन के खवातीनों की बेहतरी के लिए काम करती है। इन्होंने बच्चों की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत से काम किए हैं, और इवन खवातीन की क़यादत और सलाहियतों के लिए आमूर पर काम किया है। तो फराह ज़ैदी मैम, मैं आपका खैर मकदम करती हूँ दिल की अम्मी गहराइयों से। नाउ फाइनली वी आर हियर टू हैव अ वर्ड विद यू। बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए। और आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं अपने पेज के जरिए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर के जरिए अवेयरनेस करते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि लोगों को जी इसका मैम, फायदा पहुंचता बिल्कुल है। जी कोशिश तो यही रही है कि हम लोग समाज की फलाह बहबूदी के लिए काम करें। और ऑब्वियसली जब एक इंसान एक नेक नीयत से आगे बढ़ता है, तो फिर खुदा भी उस नेक नामी में साथ देता है इंशाल्लाह। तो मैम, और आप अपने बारे में कुछ यकीन। बताएं कि राइट नाउ व्हाट यू आर डूइंग, लाइक इन योर राइट नाउ व्हाट आर यू डूइंग इन योर लाइफ। जी तो अभी करंटली पार्ट टाइम ब्रॉडकास्टिंग में इन्वॉल्व हूँ। टेलीकास्टिंग में इनफैक्ट टेलीविजन और रेडियो से मुंसलिक हूँ, बट दैट्स पार्ट टाइम एंड वर्किंग अगेन इन डेवलपमेंट सेक्टर एज प्रोजेक्ट लीड और प्रोजेक्ट माशाल्लाह, आप ऑफिसर। इतने सारे काम एट अ टाइम कैसे कर पाती हैं? व्हाट इज द मंत्रा? एक मल्टीटास्किंग। वैसे हर ही शख्स जो है मल्टीटास्किंग करता है। हालांकि मैं इस बात को प्रमोट नहीं करना चाहती, मैं इस बात पे जोर नहीं देना चाहती कि हमें ये चीज करनी चाहिए। अगर कोई शख्स एक चीज बराबर मुकम्मल तौर पे कर पाता है और एक रोल भी मुकम्मल निभा पाता है, चाहे वो कोई भी रोल हो, चाहे आप घर पे घर वालों का ख्याल भी रख रहे हैं, वो भी एक रोल होता है, अगर आप वो भी सही तरीके से निभा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको मल्टीपल रोल्स करने की जरूरत है। लेकिन मैं ये ऐसे मैनेज करती हूँ कि मुझे काफी पहले से ही, स्कूल डेज से ही मैनेज करना पड़ा बहुत सी चीजें साइड बाय साइड। सो दैट्स व्हाई आई डू इट। और मुझे लगता है जब हमारे अंदर अल्लाह ताला ने एक नहीं बहुत से हुनर दिए होते, तो हर एक को बरोकार लाना जरूरी है। हर एक को पहचानना, उसको इस्तेमाल करना और उन तक पहुंचाना, या किसी तरह से लोगों की मदद करना, मुझे लगता है हम पे जिम्मेदारी आयद होती है जब हमें कोई हुनर से नवाजा हाँ, जाता है। बेशक आपने वजह फरमाया कि, एंड मेरे हिसाब से ये लड़कियों में शायद, आई डोंट नो अबाउट द मेन फोक, बट यस, ये चीज तो पता ही होती है कि जो एक लड़की होती है, शी इज ऑलवेज मैनेजिंग एंड एडजस्टिंग वन। तो मैम, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज का जो टॉपिक है, आज का जो मौजू है, वो दैट इज जेंडर गैप, मोस्टली जेंडर इनक्वालिटी के तौर पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो मैम, मेरा आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इट्स लाइक, हाउ इज द जॉब सेग्रीगेशन वन ऑफ द कॉजेज ऑफ जेंडर गैप? लाइक, क्या मुलाजमत की अलाहिदगी की वजह तनफी फर्क है या नहीं, व्हेन इट कम्स? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ग्लोबली भी अगर बात की जाए, जब भी वुमेन राइट्स की बात होती है, चाहे वो फेमिनिस्ट अक्रॉस द ग्लोब हों, या ऐसे लोग जो जेंडर जस्टिस में बिलीव करते हैं, जेंडर इक्विटी में बिलीव करते हैं, तो इनका एक बहुत अहम मौजू जो होता है, एक बहुत अहम टारगेट जो होता है, वो ये रहती है कि जो पे गैप अमंग मेन एंड वुमेन, औरतों और मर्दों के दरमियान जो ये जेंडर गैप है, इसके बहुत सी अकसाम हैं, बहुत सी किस्में हैं। और इसमें से एक किस्म जो है वो ये भी है कि व्हेन द एम्प्लॉयर, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए नोटिफाई करते हैं, तो उनकी कैटेगराइजेशन जो होती है, दैट इज जेंडर बायस्ड, दैट इज नॉट वेरी न्यूट्रल। मैं हर जगह की बात नहीं कर रही हूँ, हालांकि बहुत से इदारे अब सेंसिटिव हैं टुवर्ड्स जेंडर कॉजेज, टुवर्ड्स प्रमोटिंग जेंडर जस्टिस एंड जेंडर इक्विटी, लेकिन इसमें बहुत वक्त लगा। आप सोचें कि इंसान की पैदाइश कब से हुई है, कर दिया, या फिर कितने पैगंबरों को भेजा गया है इंसान को तहजीब सिखाने के लिए, सही राह पर लाने के लिए। उसके बाद दुनिया भर में कितने ही लोगों ने एक्टिविस्ट बनकर इस पर काम किया, जेंडर जस्टिस को
इंश्योर करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद आज भी ऐसे इदारे हैं जिनकी ये स्ट्रैटेजी जो है एम्प्लॉयमेंट की, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे कॉर्पोरेट्स या जिसे आप प्राइवेट सेक्टर कहें वो हो, एनजीओज हो, बाकी इदारे हो, उनमें जेंडर गैप बहुत ज्यादा पाई जाती है व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट। और ये किस तरह की होती है? एक तो ये कि इफ यू आर एम्प्लॉइंग अ मैन एंड अ वुमन फॉर सेम रोल, most of the times they are not paid equal. You always tend to pay the woman lower, and it is a study, ये मैं खुद से नहीं कह रही हूँ, इस पे मुतअद्दद ऐसे पेपर्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं जो पब्लिश हुए हैं। जो लोग हमें देख रहे हैं या जो इस वीडियो को पब्लिश होने के बाद देखेंगे, वो खुद अपनी रिसर्च कर सकते हैं, तहकीक कर सकते हैं, और उनको ये बहुत से रिसर्च पेपर्स ऐसे मिलेंगे जिनमें ये साफ जाहिर होता है कि इतनी बड़े बड़े मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स जो आज ग्लोबली टॉप रेटेड ब्रांड्स हैं, उनमें भी जेंडर बाइस पाई गई है व्हेन इट कम्स टू इक्वल पे। दे डोंट पे इक्वल टू मेन एंड वुमेन एंड दे एम्प्लॉय देम फॉर द सेम रोल्स। एंड सेकेंडली, जो लीडरशिप रोल्स बहुत सी एजेंसी, बहुत सी कंपनीज में जो लीडरशिप रोल्स होते हैं, it is not easily given to women despite the fact that she holds the merit to do so, she holds the capability, she has the skill sets to be employed for that role or to be taken up for that leadership position, but women are generally not taken for leadership roles. और इसकी सिर्फ इतनी ही जो है किसमें नहीं है कि आपको कम पे किया जाता है या आपको लीडरशिप रोल्स के लिए नहीं लिया जाता, एम्प्लॉय नहीं किया जाता है। ये गैप एम्प्लॉयमेंट में इस तरह भी सामने आती है कि जब एक औरत एक पोजीशन के लिए अप्लाई हो भी जाती, मतलब वो सिलेक्ट हो भी जाती है, एंड शी जॉइन्स द कंपनी, द इंस्टीट्यूट और द सेक्टर, व्हिचएवर इट इज, यू नो, उसके बाद भी शी इज नॉट, people don't accept her easily, people don't accept her leadership roles easily, people don't like to listen to a woman who directs them. our society, आप भी जानती हैं कि अगर आप भी कहीं किसी इदारे में काम करती हैं, आपको इन कंपैरिजन टू मेन, अगर एक मर्द जो है वो डायरेक्ट करता है, क्योंकि ऐसे रोल्स होते हैं where you have to direct people to do certain things, where you have to make plans and things for them, and then they have to follow it, right? Because there has to be a system in a company, in an institution, in any sector, there has to be a way of doing something or achieving a particular target. And when women does it, she is not accepted easily, her decisions are mocked, उनको जो है आपस में बैठ के उनके खिलाफ बातें की जाती हैं, या फिर everybody thinks that they have a right to mansplain. There's a term called mansplaining, when the men feel an urge to suggest, to always pitch in and say something, to be the dominating one. Yes, not necessarily. देखिए, कोई भी शख्स जो है ना जानबूझ के डोमिनेट, हर एक जानबूझ के डोमिनेट नहीं करना चाहता है। Since the years conditioning इस तरह की हुई है, we are made to believe that औरत की अकल कम है, उसको हमें मशवरा देना जरूरी है, हमें सलाह देना जरूरी है, उसका रास्ता सही नहीं हो सकता, जो वो पाथ चूज करे मे बी इट विल बी फ्लॉड, शी इज नॉट इजीली बिलीव्ड, शी इज ऑलवेज, उसको उसके डिसीजंस को, उसके प्लान्स को, उसके एग्जीक्यूशंस को हमेशा उसमें वो गुंजाइश देखी जाती है, शक किया जाता है, होगा नहीं होगा, ठीक है नहीं है, ट्रस्ट नहीं किया जाता है प्रॉपरली। ये भी गैप है। इफ यू हैव given a leadership role, if you have employed somebody for a position, for a role जिसके लिए उनका मेरिट भी था, आप ही ने उनको एम्प्लॉय किया, फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, then you should also trust her abilities, you should also trust her decisions, you should also have faith in how she does things, right? Men have their own way of doing things. Let's not even distribute it in men or women. Every person on this earth has a certain way of doing things, right? आप कोई चीज किसी तरह से करती हैं, मैं शायद वो उस तरह से नहीं करती हूँ, ना आपका तरीका गलत है ना मेरा तरीका गलत है, अगर टारगेट अचीव हो रहा है तो हम दोनों ही सही है। तो ये चीज बहुत देखने को मिलती है कॉर्पोरेट्स में, गवर्नमेंट सेक्टर में, स्कूल्स में भी। अगर एक प्रिंसिपल होगी, उसको 10 लोग, उसके एडवाइजर्स 10 लोग होंगे और फजूल में मैन बोलेंगे। वहीं अगर एक मर्द प्रिंसिपल होगा, उसकी बात पत्थर की लकीर मानी जाती है, उसने बोल सब उस पर जो है अमल दराज या उस पर अमल करते हैं। फरमाया आपने, मैं इससे ज्यादा इत्तेफाक तो रख ही नहीं सकती कि हमें सिर्फ, और ये सिर्फ वर्क प्लेसेस पे नहीं देखा गया है, ऐसे बहुत से निजी इदारे हैं,
फॉर एग्जाम्पल मैं घरों की बात करती हूँ, वहां पे भी एक औरत का डिसीजन ना के बराबर माना जाता है। लाइक अगर अगर कोई औरत इंटरवीन करती है एक घर के डिसीजन में, एक मर्द के डिसीजन में, नॉट अपनी बात मनवाने के लिए, अपना ओपिनियन सामने रखने के लिए, तो उसे कंसिडर किया जाता है वनान ऊर। तो ये हर घर में देखा जाता है। तो मैम एज अ फीमेल, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आप एक एंटरप्रेन्योर भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैम एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, व्हाट वर द मेन challenges that you faced in your initial days? एक्चुअली मुंतहा मुझे लगता है ये चीज शायद आपकी पूरी नॉलेज में नहीं। आई एम नॉट अ फुल टाइम एंटरप्रेन्योर, I am not. I have just, assisted my partner in his businesses. I am myself, and I don't identify as one because मेरे अपने businesses, I haven't, started up anything. I haven't. I don't have anything of my own, but certainly I can share knowledge about what it is like for women to be entrepreneurs and what challenges do they face in entrepreneurship. So I've just assisted my partner in some of his things. और अगर आप ये जानना कि entrepreneurship में औरतों को किन challenges से गुजरना पड़ता है, again the same. पहले तो you don't recognize that she's the lead. You don't recognize that she can have her own ways of doing things in certain ways. और मैंने एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखी है कि कुछ औरतें जो अपनी स्टार्टअप्स करती भी हैं, पहले तो इट रिक्वायर्स अ वेरी बोल्ड, वेरी फेयरलेस, a very consistent, and a woman who resists everything to become an entrepreneur in a society like ours. It is not easy for a woman to get up and start something overnight, right? उसके लिए राहें उतनी हमवार, उतनी आसान नहीं होती एक मर्द के लिए होती हैं। क्रेडिट्स वगैरह की बात की जाए, हालांकि बहुत सी स्कीम्स हैं, वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं कि अगर आप एक औरत और आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपनी एंटरप्रेन्योरल जर्नी आप शुरू करना चाहते हैं, तो पहले आपको भी जिन रास्तों से वहां आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे अशखास मिलेंगे जो अगेन विल बी अननेसेसरीली क्वेश्चनिंग योर एबिलिटीज, अननेसेसरी यू शुड नॉट डू दिस, इसमें ये है, ऐसा नहीं है, अपनी सलाहें देते हैं। और फिर जब वो शुरू कर भी देती है, फिर व्हेन शी बिकम्स द she employs people, again it's not an path. हमेशा हर रास्ते में वुमेन्स पाथ इज मोर फिल्ड विद डिफिकल्टीज। मैं ये नहीं कहती कि वर्द के लिए डिफिकल्टीज नहीं होती हैं, बट वो डिफिकल्टीज ये कि कभी कभार आपके पास में भी फाइनेंशियल क्राइसिस आप फेस करते हैं, वो सब चीजों में आप उलझते हैं, जो बहुत ही प्रैक्टिकल है, जो किसी भी एंटरप्रेन्योर को फेस करनी पड़ती है। लेकिन औरतों के लिए कुछ ऐसी बेकार चीजें हमने खड़ी करके रखी हैं राहों में कि जिनकी जरूरत भी नहीं है, जो होनी भी नहीं चाहिए। और एक चीज जिस हवाले से मैं बात करना चाह रही थी, जब मैंने ये बात छेड़ी कि कि हमारी सोसाइटी में औरतें जब एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहती हैं, तो वो ये कि अगेन मेन आर द डिसीजन मेकर्स इवन इन देयर स्टार्ट। एक औरत अगर अपना रेस्टोरेंट खोलती है, उसको भी जो है मर्द ही चलाता है। मोस्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, बहुत कम ऐसा होता है। मैंने ये नहीं कहती कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन बहुत कम होता है दैट वुमेन इज द सोल डिसीजन मेकर, शी इज द सोल ओनर ऑफ एसेट्स एंड एवरीथिंग। अगर वो नहीं भी चाहती है, बट शी हैज टू इन्वॉल्व द मेन, she doesn't want them, even if they are not able, they're always considered कि नहीं उनको तो पता होगा एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, उन्होंने डेफिनेटली हमसे ज्यादा दुनिया देखी हुई है, तो ते मना ज्यादा पाए सान को, तो ये तो सुनने में आता ही है। दुनिया आप कितना बाहर घूमे हैं, दुनिया देखना एक मुहावरा है, कि मैं का मतलब ये है कि आप समझते हैं चीजों की पेचीदगियों को, आप रैशनली सोचने की सलाहियत रखते हैं, आप बायसेस में नहीं उलझते हैं। दुनिया देखना ये नहीं होता कि मैं बाहर निकली और मैंने 2-3 कंट्रीज में होके आ गई, लेकिन मेरी जहनियत वैसी की वैसी है कि मैंने इंसान को इंसान नहीं समझा, बल्कि फिरकों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसा कि मैम मैं देख रही हूँ, मेरी नजर बीच बीच में कमेंट सेक्शन पे भी जा रही है, बिल्कुल मिक्स्ड कमेंट्स हमें मिल रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि औरतों को बहुत सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, मुझे भी मिक्स्ड कमेंट्स मिल रहे हैं। कुछ लोग आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, कुछ एज यूजुअल डिसएग्री करते हैं। खैर, अपना अपना नजरिया।
तो मैम मेरा दूसरा सवाल है, व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ जेंडर गैप इन आवर सोसाइटी? हमारे माशरे पे ये सिंफी फर्क का के क्या बुरे असरात हैं? जी जी। देखिए, इससे पहले कि हम ये असरात क्या है, मुझे लगता है ये भी समझना जरूरी है कि ये उभरता कैसे है। इंसान के जहन में डिस्क्रिमिनेशन करना, ये चीज खुद ब खुद से तो नहीं आई होगी। ये ऐसा तो नहीं है कि ये किताब में लिखा हुआ है कि औरतें कम अकल हैं और आप उन्हें ऐसे ट्रीट कीजिए। इसकी जेनेसिस कहीं ना कहीं है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में होती है। और इसको ट्रेस बैक करने के लिए मैंने अपने पेज पे भी पिछले रोज दिसंबर में तकरीबन कुछ लाइव सेशंस किए, जहां बहुत से स्कॉलर्स ने ज्वाइन किया, उनसे बात हुई। और जब हम ट्रेस करते हैं जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को या जेंडर बेस्ड वायलेंस को, इट गोज बैक द टाइम्स, टू द प्रिमिटिव टाइम्स, जब जेंडर रोल्स जो थे डिवाइडेड थे ऑन द बेसिस ऑफ मस्क्यूलर स्ट्रेंथ। और जिस तरह की प्रिमिटिव सोसाइटी थी, जैसे मेन वेर हंटर्स एंड द रोल वाज असाइन्ड बेस्ड ऑन कि आप मर्द जो है, बिकॉज अल्लाह ताला ने मस्क्यूलरली, men are strong and there's nothing wrong in accepting that. Certainly they are. Men and women are not equal, so they don't require equality. What they require is equity, which is a much 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 broader. तो मैं ये कह रही थी कि जेनेसिस कहाँ लाई करती है। उस दौरान जब जेंडर रोल्स जो थे वो डिफाइंड थे कि मर्द को बाहर के काम करने हैं, घर से बाहर के काम, चाहे वो हंटिंग हो, घर के लिए खाना, बच्चों के लिए खाना वगैरह करना, मुहैया करना, उसके लिए काम करना हो, वो सब चीजें। तो बाहर के काम जो थे, या पानी लाना, वो काम सब ऐसे थे जिनमें मस्कुलर स्ट्रेंथ की जरूरत थी। तो उस दौरान मर्दों ने ये काम बखूबी अंजाम दिया और औरतों ने घर का ख्याल रखना शुरू किया, बच्चों की परवरिश करना, घर में खाना पकाना। और ये एक बहुत उस सोसाइटी के लिए ये एक बहुत अच्छा जो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोल्स। उस सोसाइटी के हिसाब से डेफिनेटली इट वाज अ गुड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जेंडर रोल्स, राइट। जब सोसाइटी जो है एवोल्यूशन होता रहा, इवॉल्व होती रही, टेक्नोलॉजी आई, हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस, वी आर करंटली इन द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो जब टेक्नोलॉजी आई, व्हील आया, या उसके बाद जो है बाहर जाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में लोग इन्वॉल्व होने लगे, हंटिंग थोड़ी थोड़ी कम होने लगी, या पानी के जराए जो है उनसे घर तक पानी पहुंचने लगा, तो मर्द का भी बाहर का रोल थोड़ा थोड़ा कम होने लगा, राइट। और उस वक्त सोसाइटी अगर इवॉल्व हुई तो जेंडर रोल्स को भी इवॉल्व होना चाहिए था। लेकिन हमने जेंडर रोल्स को इवॉल्व होने नहीं दिया। हमने जहन में ये बिठा लिया शायद औरतों की जगह घर की चार दीवारी के अंदर ही है, शायद और कोई हक नहीं है बाहर निकल के पब्लिक लाइफ, पब्लिक स्पेस में इन्वॉल्व होने का, लोगों से मिलने जुलने का, आपस में बातचीत करने का शायद कोई हक नहीं है। और औरतों ने अपनी स्पेस कहाँ निकाली, मुंतहा अगर आप भी इस बात पे नजर दौड़ाएं, औरतें हमारे यहाँ, मैं कश्मीर की ही बात करूं, पानी लेने जहां जाती थी, जैसे चश्मे वगैरह पे, वो उनकी स्पेस होती थी जहां आपस में मिलकर वो बातचीत करती थी। और बातचीत भी क्या होती थी, वो एक दूसरे का दुख दर्द बांटा करती थी। कि घर पे जैसे मेरी बात कोई सुनता नहीं है, मेरे साथ ज्यादती होती है, मुझे बच्चों को 4-4 5-5 बच्चे सबको संभालना पड़ता है, और मेरा जो शौहर है या मेरा पार्टनर है उसका कोई घर पे कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, बस ये कह करके मुझे बाहर के काम करने हैं या मुझे घर के लिए कमाना है। ऐसा समझा जाता है कि मेरा ही काम है सुबह से शाम तक खड़े रहना, घर के हर फर्द के लिए खाना तैयार करना, कपड़े धोना, सबका काम करना। ये ओवरबर्डन जब औरतों पे होने लगा और ये स्ट्रिक्ट जो डिफाइंड रूल्स हमने इसको बना दिए, ये एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई, क्योंकि औरतों के साथ नाइंसाफी होने लगी। और चूंकि एक औरत हमेशा घर पर ही रही, वो घर में 10 वजहों से इरिटेट हो सकती है, अनॉय हो सकती है, सुबह से शाम तक संभालना पड़ता है, बच्चे भी संभालने पड़ते हैं। और ये शौहर जो बाहर रहता है, मैं घर की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि घर ही एक ऐसा इदारा जहां से इसको सुधारा जा सकता है, राइट। पब्लिक स्पेस में भी वायलेंस तब होती है जब घर से तरबियत सही नहीं होगी, राइट। तो ये मर्द जब घर आता है, ठीक है, ये भी अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस में बहुत सी चीजें एक्सप्लॉइटेटिव भी रही हैं। वर्कर्स का आपने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि कैसे कैपिटलिस्ट्स ने वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया। ये वर्कर्स, व्हेन दे वुड कम होम, बोथ ऑफ देम वर इरिटेटेड, अनॉयड, राइट, द वुमन एंड द मैन, बोथ ऑफ देम। तो उसके बाद
आज जो है वायलेंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस या डोमेस्टिक वायलेंस घरों पे शुरू होने लगा, या घरों पे ये समझना कि लड़कियों को ये सोच भी कहाँ से आती है। पहले पहले लड़कियों को पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, स्कूल्स में एडमिशन या दाखिले भी नहीं देने लेने दिया जाता था, और उसकी वजह ये समझा जाता कि इन्हें शायद हक ही नहीं है, औरतों को क्या करना है पढ़ लिख के। आप यकीन नहीं मानेंगी, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स जिनको हम फॉलो करते हैं, कोट करते हैं, ऐसे शौराए कराम जिनकी शायरी बहुत मशहूर है, उन्होंने भी औरतों के हकूक को रिकॉग्नाइज इनिशियली नहीं किया है। उन्होंने भी इस बात में बिलीव नहीं किया है कि औरतों को पढ़ाई जो है हायर एजुकेशन खास करके लिए जाना चाहिए। उनका भी ये मानना था कि सिर्फ उतनी पढ़ाई या उतना एजुकेशन एक औरत हासिल करे जितने में बस वो मतलब अपने बच्चों को थोड़ी बहुत तरबियत दे पाए, ABC पढ़ा पाए। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, बस इतनी तालीम औरत के लिए जरूरी है। बाकी ऐसी कोई नहीं कि वो पेशावर बने, वो एक पेशा चुने। जैसे आज औरतें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सिविल सर्विसेज में है, कुछ जो है कॉर्पोरेट्स की ओनर्स हैं, कुछ ने स्टार्टअप्स की हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, या कुछ लॉयर्स हैं। ये पॉसिबल ही नहीं होता अगर जो है मूवमेंट्स नहीं छिड़ती। जैसे एक मूवमेंट फेमिनिज्म है, ऐसे ही पैरेलल मूवमेंट जो आपके ईस्ट में, वेस्ट में अलग अलग मूवमेंट्स छिड़ी, या जेंडर जस्टिस के लिए एक्टिविस्ट सामने नहीं आते। तो मुझे लगता है कि हम उन्हीं शौराए कराम को, उन्हीं राइटर्स, उन्हीं ऑथर्स, उन्हीं जो है पॉलिटिकल स्कॉलर्स की बात को सही मान के अभी भी यही मान रहे होते कि औरतों को शायद पढ़ाई लिखाई का, तालीम का हक नहीं है। तो ये जेनेसिस पे बहुत बात हो सकती है, लेकिन हमारे पास उतना वक्त नहीं है। मैं वापस आपके सवाल पे आती हूँ कि इस हमारे माशरे पर क्या असर होता है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन रहती है या जो फर्क लड़कियों और लड़कों के बीच में हमारी सोसाइटी क्रिएट करती है। सबसे पहली बात कि मैं एक छोटी लड़की, ऐसी लड़की की बात करूंगी जो घर पे, जिसे वहीं से डिस्क्रिमिनेशन शुरू की जाती है कि आप चुप रहो, आप बात मत करो, या जो आप बाहर नहीं फ्रेंड्स के साथ जा सकते, आप नहीं आ सकते घर लेट वापस, या जो भी। और लड़के को बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलती है कि पूछा भी नहीं जाता है, वो पूछ के कभी नहीं जाता है लड़का। लड़की को पूछ करके भी इजाजत की मिले फिर जाए, तब भी डांट ही पड़ती है, और वो अगर सही काम के लिए भी जा रही हो, ठीक है। उसके बनिस्बत जब भाई होता है, कोई तो नहीं पूछता है कहाँ थे क्या थे, बस आके इतना दिन भर घूमते और कुछ नहीं। ही नोज आई हैव दिस अल्टीमेट फ्रीडम, आई कैन डू व्हाट आई वांट। वहीं से शुरू होता है। एक और एग्जाम्पल आप देखें, ऐसा क्यों है कि घर के लड़के जो होते हैं, जिस घर में गाड़ी या कोई टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट, कोई गैजेट वगैरह होता है, फर्स्टली ये पहले लड़के को मिलता है, लड़की को नहीं मिलता है। सबसे पहले घर में साइकिल भी लाई जाएगी, पहले भाई के लिए लाई जाएगी, बहन को थोड़ा को गुड़िया गुड़िया दे के उसका दिल बहलाया जाता है, राइट। तो ये वहीं से ये डिस्क्रिमिनेशन जो है शुरू होती है। तो इस लड़की में, जिसको पहले से डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है, ये असर रहता है, एहसास का शिकार होती है ये लड़की। आगे चलकर ये अपने लिए कोई डिसीजन खुद नहीं ले पाती है। शी ऑलवेज थिंक्स आई एम इनकेपेबल, शी ऑलवेज थिंक्स कि मुझे बड़ी भी हो गई हूँ, बाप से पूछना है, शायद मेरा डिसीजन सही नहीं होगा, शायद वही सही हो, मुझे भाई को इन्वॉल्व, आवाज खड़ी नहीं कर पाती है। इसके साथ कल को किसी घर में जब ये शादी करके जाती है और वहां ज्यादतियां होती हैं, तो शी डिपेंड्स टोटली ऑन हर ब्रदर्स एंड ऑन हर फादर, उसके लिए बात करें। उसकी बात कोई मानता नहीं है। शी दैट बोल्ड, fearless and resistant girl who can raise her voice, raise her words for her rights. She is not the one who speaks for her rights in her family and in her, in-laws के घर पे. She becomes that woman. ये लड़की जब इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। और दूसरा ये असर रहता है हमारे माशरे पे कि जितने भी आप जेंडर बेस्ड क्राइम्स देखेंगे, चाहे उसमें आप इव टीजिंग की बात करें, आप मोलेस्टेशन की बात करें, हरासमेंट की बात करें, या फिर रेप्स जैसे घिनौने क्राइम्स की बात करें, दीज आर ऑल रिजल्ट्स ऑफ जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। दिस ऑल इज द रिजल्ट ऑफ इट। अगर आप देखें कि हमारे यहाँ मूवीज वगैरह जो है, एक मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है कि movies are a source of conditioning. They're also a way of education. They're also a form of education. उसके जरिए से इंसान की जहनियत बनती है, पनपती है। अगर हमारी मूवीज पहले से, हमारे यहाँ लड़कों ने ये मूवीज देखी है कि रेप इज नॉर्मल, लड़की के साथ रेप होता ही होता है, गुंडा होना जरूरी होता है एक माशरे में, सिर्फ हीरो काफी नहीं होता है, तो गुंडे तो होंगे ही ना हीरोज के साथ साथ, राइट। तो ये असर, ये भी बिकॉज वी आर कंडीशन टू बिलीव
we are conditioned to believe that women are sex objects. They have to be raped. They have to be teased. लड़की को सिर्फ ये इस तरह देखा जाता है, कि बाहर निकलो तो आप अगर you have that authority, you have that freedom कि अगर आपका दिल चाह रहा है तो आप बेशक छेड़ सकते हो, आप बेशक उसका पीछा कर सकते हो। हाल ही में भाई मतलब मुझे इतना गुस्सा आता है सीरियसली, हमारे कश्मीर में वी प्रमोट नॉनसेंस, we call them artists, and we promote nonsense in the name of arts and crafts and music and I don't know what. This is not what our land has. Kashmir, especially Kashmir has been a land, जन्नत इसको किसी वजह से कहा गया था. That's not just the scenic mountains and the snow land in mountains या आपके meadows. That's not the only reason. It was also called a Jannat because of the education system that was prevalent here, the scholars that have come here and taught Islam in such a beautiful way. There were no forced conversions in Kashmir. If you read the history of Kashmir, the past history of Kashmir, it has been a land of Sufis and Rishis, right? In a land like this, जहाँ standards इतने ऊंचे हैं कि कैसे लोगों ने, चाहे म्यूजिक की भी अगर बात की जाए, कश्मीरी मौसीकी किसी से भी कम नहीं है, दुनिया भर में ये मुनफरिद और मुमताज है, लेकिन इस मौसीकी को आप यहाँ से यहाँ गिरा रहे हैं, लड़कियों का पीछा करते हुए आप ये प्रमोट करके मेरा गाना हो गया और यूट्यूब पे आपको व्यूज आए, और लोग उसको जो है बहुत मान रहे हैं। ये बात बहुत जरूरी है कहनी। कल को जब एक छोटा लड़का जिसके हाथ में मोबाइल फोन है, जिसको ये समझ नहीं है, जिसने दीन भी नहीं पढ़ा है, वो ये देख रहा है कि वाह ओके लड़की को छेड़ा जा रहा है, इसके पीछे पीछे घूमा जा रहा है, वो तो बाहर निकल के वही करेगा ना। हाउ डू यू एक्सपेक्ट हिम, क्योंकि आजकल तो मौशरा वैसा है ही नहीं कि आप दरसगाहों में जाके आपको लोग समझाएं, माँ बाप बैठ के बच्चों को समझाएं कि कैसे ट्रीट किया जाता है, को-एड में आप बात कैसे करते हैं। आदाब तो कोई नहीं सिखाता, हमें आदाब सिखाने वाला भी मोबाइल फोन ही है, स्क्रीन ही है, और उस स्क्रीन पे सब कुछ अनफिल्टर्ड अनसेंसर्ड जा रहा है, और उसको रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये भी एक असर है कि पीपल watch something and treat it as truth, treat this that this is the way life should be led. That these are the examples for the young boys and girls, and I'm so afraid, this is so paining to know, this is so painful to know कि हमारे लिए examples जो थे शेखुल आलम हुआ करते थे, या हमारे लिए ललदेद के वाक, या जो है हब्बा खातून ने जो शायरी लिखी है, या फिर हमारे यहाँ कितने सारे दीनी स्कॉलर्स रहे हैं जिन्होंने तफसीरें लिखी है, हमारे लिए वो एग्जाम्पल्स है। आजकल के बच्चों के लिए एग्जाम्पल्स क्या है? आई डोंट वांट टू नेम द पर्सन और द पीपल हु आर प्रमोटिंग दिस, पर हमारे बच्चों के लिए एग्जाम्पल्स यही लोग हैं, क्योंकि उनके हाथ में फोन है, वो यही सब चीजें, शाहरुख खान वगैरह, ये सब उनके आइडल्स एंड एग्जाम्पल्स है। वो जैसे लड़की को ट्रीट करेगा, ये बंदा भी अपनी पार्टनर को वैसे ही ट्रीट करने वाला है आगे। बिल्कुल। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग इस बात का भी ख्याल रखें कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, या अभी जो हमारी ऑनगोइंग जनरेशन है, हम इनके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, क्या सीख छोड़ के जा रहे हैं। तो मैम, सिंफी फर्क, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, दैट जेंडर गैप या फिर जेंडर इनइक्वालिटी की इस नासाज शय को अमली तौर पे कैसे खत्म किया जा सकता है? बहुत अहम सवाल। दुनिया भर में मुझे लगता है बहुत वक्त से लोग इस चीज पे काम कर रहे हैं, और आपको पता है ये काम पूरी तरह से, मतलब इसके असर पूरी तरह से क्यों नहीं रौनमा हो रहे? वही बात जाती है कि घरों से तरबियत ही सही नहीं है। घर एक बहुत अहम इदारा है। हमारे दीन ने भी फैमिली को या मैरिज को एज एन इंस्टीट्यूशन इतनी अहमियत क्यों दी है? अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, वो इसीलिए है कि हर शख्स एक फैमिली के इंस्टीट्यूशन में रहकर उसकी तरबियत की जिम्मेदारी कुछ लोगों पर होती ही होती है। जैसे जब एक बच्चा पैदा होता है, हम ये कहते हैं कि कहने में बहुत कुछ आता है, इतने एसेज लिखे जाते हैं, माँ की वो बच्चे की पहली दरसगाह होती है, कहते नहीं, लेकिन वो दरसगाह का मतलब कोई माँ जो है अच्छे तरीके से समझ नहीं पाती है। का मतलब इस माँ का पहले पढ़ा लिखा होना जरूरी है, इसको दीन की, दुनिया की नॉलेज होना, राइट? तब ये जाके तरबियत बच्चे की उस तरह से कर सकती है। इल्म से अदब गायब है, मजहब से तहजीब गायब है, और तालीम से तरबियत गायब है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके बच्चे जो है वो ऐसे हों कि तरबियत याफ्ता हों, वो बाहर जाके किसी के हकूक की पामाली ना करें, किसी के
इंक्रोच ना करे। इसे डील करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये हो सकता है कि घरों से शुरुआत की जाए, अपने बच्चों की अच्छी तरह से तरबियत करके, उन्हें समझा के, ये सब बातें उनसे डिस्कस करके कि आजकल की सोसाइटी में होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन आप कैसे इससे बच सकते हैं कि आप जेंडर डिस्क्रिमिनेटर बने, आप एक कल्प्रिट बने, आप इससे कैसे बच सकते हैं, या आप वो बने कि आप विक्टिम बनने से भी कैसे बच सकते हैं। ये तरबियत घर से शुरू होनी चाहिए। घर के बाद जो पहली दरजगा, चाहे वो स्कूल हो, जो भी इंस्टीट्यूशन हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का कॉन्सेप्ट महदूद सिर्फ नहीं। स्कूल्स तक जो है नहीं है, महदूद नहीं है। हमने अगर मसाजिद को भी स्कूल बनाया जाए, अगर मस्जिद में बच्चे, पहले तो हमने दरसगाह मतलब मस्जिद में ही पढ़ा है नूरानी कायदा वगैरह, लेकिन आज वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। तो तालीमी इदारों पर भी ये बहुत अहम जिम्मेदारी आयद होती है, वहाँ के जो सरबराह हैं, वहाँ के जो वो लोग टीचर्स जो वहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, कि वो उन्हें जिंदगी के इन मामलात के बारे में समझाएं, उनकी तरबियत सही तरीके से करें। उन्हें अगर एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, ये बहुत देर में भी समझ आए, लेकिन ये समझ आ जाए कि इंसानियत क्या है, एक दूसरे के साथ कैसे आपको आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपके आदाब कैसे होने चाहिए, आपकी गुफ्तगू के आदाब, आपके उठने बैठने के आदाब, आपके दूसरों से डील करने के आदाब कैसे होने चाहिए, अगर ये सिखाया जाए तो सीरियसली ये एटम मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट वो आराम से बाद में यूट्यूब देखकर भी समझ सकते हैं, राइट। तो वहां वहां भी स्कूलों पे ये जिम्मेदारी आयद होती है। और उसके बाद जो है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट्स, जहां जो भी गवर्नमेंट है, जिस कंट्री में जो भी गवर्नमेंट है, उनको ये इंश्योर करना दैट वुमेन राइट्स आर इंश्योर्ड एंड प्रोटेक्टेड, एंड व्हेन दे आर वायलेटेड इट इज प्रॉपर्ली रिड्रेस्ड, देयर आर प्रॉपर कंप्लेंट रिड्रेसल डेस्क्स इन प्लेस, और ये कंप्लेंट रिड्रेसल डेस्क आर विद इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, देन ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल विद इन एवरी विलेज, एवरी टाउन देर आर वुमेन स्पेशल सेल्स। इस पे काम भी बहुत हो रहा है हमारे कश्मीर में भी। इनफैक्ट आई गॉट टू नो फ्रॉम one of the ladies recently only who joined my live session that there are special cells in many police stations, women police stations, या जो भी police station में एक special women cell होता है जहाँ एक औरत अपनी complaint register कर सकती है। Then information of laws available in a country, laws है नहीं। but उनकी awareness लोगों में नहीं है। अब हर किताब खोल के नहीं बैठ सकता। I also being a gender studies student don't know all the laws that are available, right? तो ये अवेयरनेस जो भी, जैसे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज होती हैं, डलसा जिन्हें हम कहते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो कॉलेजेस में, स्कूलों में या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जाके ट्रेनिंग्स करें, अवेयरनेस ट्रेनिंग्स, चाहे वो पॉश की हों ट्रेनिंग्स, या फिर आपकी जितने भी लॉज या बाकी चीजें हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के लॉज हों, उनके बारे में आगे ही दीजिए, उनके बारे में लोगों को बताइए। जो हम अभी कर रहे हैं इट्स ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अवेयरनेस, राइट। ये भी कुछ लोगों की जिम्मेदारी होती ही होती है कि आपको अगर सलाहियत दी गई है, एक्टिविज्म आपका बेंट ऑफ माइंड इज एक्टिविस्ट टाइप, तो आपको एक्टिविस्ट बनना ही पड़ता है। फिर अगर आप बहुत एक्टिवली ना करें, लेकिन आप पे जिम्मेदारी है कि लोगों तक आपको पहुंचानी है बात। और गवर्नमेंट के अलावा, कानूनी अदारों के अलावा, जो जुरिस्डिक्शन है हमारी जुरिस्डिक्शन जो हमारी जुडिशरी है, उनको ये केसेस रिड्रेस करने में सबसे ज्यादा जल्दी करने की जरूरत है। ये बहुत पेंडिंग रहते हैं। किसी का डिवोर्स केस, अगर कोई डिवोर्स फाइल करता है, इट रिमेन्स पेंडिंग फॉर 4-5 years, जब तक एक इंसान जहनी तौर खत्म हो जाता है, डिप्रेशन में चला, या कोई मेंटेनेंस के लिए केस फाइल करता है, कोर्ट में दर्ज करती है कोई औरत, इसकी वेरिफिकेशन, इसके लिए जो भी प्रोसीजर्स हैं वो जल्द अज जल्द होने चाहिए, ये अननेसेसरीली डिले नहीं होना चाहिए। ये भी एक तरीका हो सकता है जेंडर जस्टिस इंश्योर करने का। और उसके अलावा रेप जैसे या इफ टीजिंग जैसे घिनौने क्राइम, इनके लॉज को अमेंड करने की जरूरत है, इंश्योर करने की जरूरत है दैट लॉज आर स्ट्रिक्ट, मोर स्ट्रिक्ट देन बिफोर, राइट। पहले जमाने में चलो हम ये मानते हैं कि लोगों को मालूम नहीं था, या राइट्स की इंफॉर्मेशन नहीं थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की इंफॉर्मेशन नहीं थी, लोग उतने ज्यादा पढ़े लिखे थे, बट नाउ एज द टेक्नोलॉजी, एज द एजुकेशन सिस्टम्स आर इवॉल्विंग, लॉज ऑल्सो नीड टू इवॉल्व, द punishments have to be stern and strict and in place, and punishments have to be ensured, right? And then सबसे important चीज, if you have to decide for women, if you are passing a law for women, if you're passing a bill for women, anything, if you are passing a budget for women, involve women in that decision,
You cannot decide for a woman without involving a woman, बिल्कुल right? And most important, रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ वुमेन। आज ग्लोबली जो मुहिम चल रही है अबॉर्शंस को लेके, अबॉर्शन बिल्स बहुत सी कंट्रीज की उस पे मुहिम चल रही है। अगेन आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी, रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ वुमेन आर एंटायरली देयर्स। They have every right to choose when to bear children. They have every right to decide when to get married. Every right to decide like anything about their bodies. You're nobody to decide for them. So let them take these decisions and don't get unnecessarily involved in everything. Let women decide for themselves and involve them in everything. And also requesting women कि बहुत अहम है कि हमें हमेशा हाल पे चीजें नहीं मिलेंगी। हमें हमेशा जो है पोजीशन ऐसे नहीं दी जाएगी, ये लो ये आपकी पोजीशन, आप आ जाओ। फाइंड थिंग्स, गो वर्क फॉर इट, you know, be bold enough to raise your words and voices wherever you see discrimination happening. Find your place, claim your spaces, reclaim spaces that are you know, occupied by men. You know, you are capable enough, you have every right to be everywhere। जहाँ पे मर्द हजरात बैठ के बहुत ही you know, ये समझे कि हमारा ही काम है। women are doing everything today and much in a much better way मैम than एक men, I swear। आखिरी सवाल, मुझे लगता है कि आपने शायद कुछ हद तक मेरे सवाल का जवाब आप ऑलरेडी दे चुकी हैं, लेकिन मैम इंडिविजुअल लेवल पे एक अनफरादी सतह पर इस तासुब को कैसे खत्म किया जा सकता है? इंफरादी सतह पर देखिए, सबसे अहम चीज के अगर आपको आपकी कोई चीज कोई ख्याल उभरता है, जैसे ये मैं मर्द हजरात की बात करूं, जैसे ये कि मुझे मेरी भी मुझे ही ये डिसाइड करना है ये कब क्या पहनेगी, ये कब कहाँ जाएगी, ये कब क्या करेगी। ये सोच, जो भी सोच आपकी जहन में आती है विच इज इन रिलेशन टू अदर्स, फॉर एग्जाम्पल इफ आई थिंक समथिंग अबाउट यू, दैट मीन्स दैट आई एम थिंकिंग इन रिलेशन टू यू, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ। व्हेन यू थिंक अबाउट अदर्स, पहले उस चीज को तोलें। कहते हैं ना, बात बोलने से पहले भी बात तोलनी चाहिए, तो बात करने से पहले कितनी तोलनी चाहिए वो आप खुद ही अंदाजा लगा लें। उस बात को तोलें, ये किस हद तक सही है, मुताला करें। क्या दीन, हम सब मतलब कश्मीर में बेशतर लोग जो है मुसलमान हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर हमें फख्र भी होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, क्योंकि ये दीन हक है, ऐसा दीन है जिसने हर चीज का सोल्यूशन दिया है, जिसमें हर चीज का एक, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। I don't call it a religion, it's more of a way of life. It has a solution for nearly everything, right? तो you know, उस चीज को देखिए कि मेरे जहन में अगर ये सोच आ रही, मैं अगर कोई चीज कर रहा हूँ, ये किस हद तक सही है, कि दीन इस बारे में क्या कहता है, या मुझे ये हक किसने दिया कि मैं किसी और की लाइफ को जो है उसके डिसीजंस लूं, या किसी पे हावी हो जाऊं, या मैं ये ट्रीट करूं खुद को कि मैं सुपीरियर हूं, मैं पावरफुल हूं, और दूसरे को पावरलेस बनाऊं, उसके पावर्स की कोशिश करूं। हमेशा इंफरादी सतह पर ये चीज जहन में बिठाएं। You know, treat each other with love. Don't even think about that who's the powerful, who's the powerless. Relationships are to be based on the principles of love, faith, and you know, trust on each other. Don't make the building of a relationship, any relationship, be it के siblings के बीच में, भाई बहन, आपके पार्टनर और आपके बीच में, माँ बाप के बीच में, आपके और आपके वालिदैन के बीच में, ये रिलेशनशिप शुड ऑलवेज बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लव, ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ जो भी चीजें मैंने कही, एंड नॉट ये कि हु इज द पावरफुल, हु इज द पावरलेस, राइट। और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये हक है ये सोचने का अपनी जगह पे कि मैं दूसरे पे हावी हो सकता हूँ, दूसरे के लिए डिसाइड कर सकता हूँ, दूसरे के हक छीन सकता हूँ, दूसरे के हक की पामाली कर सकता हूँ। तब मुझे लगता है कि इंफरादी सतह पर आप एक ऐसे शख्स बन सकते हैं जो जेंडर जस्टिस में बिलीव करते हैं, जो कभी भी किसी वायलेंस में मुब्तला नहीं होंगे। और वायलेंस बहुत से अकसाम के हैं, जिस हवाले से मैंने आपके प्रोग्राम में भी एक दफा मुझे लगता है बात की है उस हवाले से। और ये भी साथ ही साथ इंफरादी सतह पर ये जिम्मेदारी भी आयद होती है हम पर कि मुझे लगता है हमारी जनरेशन, जिसमें मैं खुद को भी शामिल करती हूँ, हम मुताला नहीं करते। हम नहीं देखते कि हमारे बुजुर्ग क्या कहा है, हम नहीं देखते हमारे से पहले सोसाइटी में अगर कोई चीज अच्छी थी तो वो क्या थी, वो कैसे थी, ताकि हम उसको अपनी सोसाइटी में जो है अप्लाई करें। हम उन चीजों की तरफ थोड़े कम ही रागिब होते हैं या ध्यान देते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, मतलब हम प्रॉब्लम्स में उलझ जाते हैं कि ऐसा क्यों ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। उसकी वजह यही है,
हमने देखा नहीं कि जैसे असहाबा कराम की या जो भी प्रॉफिट्स रहे हैं या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी थी. See, he had like more than one wife, right? He had several wives. But then gender justice क्या थी उनकी, उनका क्या तरीका था, कैसे उन्होंने जो है ये बैलेंस क्रिएट किया था, कैसे इंसाफ, उन्होंने इंसाफ पसंद वो किस तरह से थे. जब हम वो देखें तो मुझे लगता है हमें हर चीज का सोल्यूशन खुद ही मिल जाएगा. तब हम ऐसे शख्स बनेंगे जो बिल्कुल भी जेंडर इनइक्वालिटी में इन्वॉल्व. थैंक यू सो मच मैम. मुझे लगता है कि अगर मैं इस टॉपिक को और ज्यादा एक्सटेंड करने जाऊं तो इट इज अ डिबेटेबल टॉपिक एक्चुअली. और ये एक्चुअली जो ये वक्त की जो ये पाबंदी है, जो हमें जो एक थोड़ा कम वक्त मिल रहा है इस टॉपिक को के बारे में और ज्यादा बात करने के लिए, तो दैट इज अ ड्रॉबैक. अदरवाइज बहुत बहुत एक बहुत ज्यादा लंबा वक्त चाहिए हमें इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, क्योंकि ये मैं जानती हूँ कि आप कितनी ही चीजों में मुब्तला थी और आपने कैसे ये वक्त निकाला है थोड़ा बहुत हमारे लिए. थैंक यू सो मच. जैसा कि आपने कहा कि तालीम के साथ साथ तरबियत का होना भी ज़रूरी है, उसी की वजह से हमारी सोसाइटी को, हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है, उनकी फलाह बहबूदी के लिए हम लोग वैसे ही काम कर सकते हैं. एक बार फिर मैं आपका और तमाम नाज़रीन का दिल की अम्मी गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ. थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग विद अस. इट वाज एन ऑनर फॉर हैविंग योर वर्ड. ऑफिशियल की पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया. आप लोग मुतअद्दिद बार मुझसे राब्ता कर चुके हैं कि लाइव सेशन हम कब करें, और माय अपॉलॉजीज, वी कुडंट डू इट अर्लियर, बट बेटर नाउ देन नेवर, राइट. एंड आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. मेरी आप सबको मोर पावर टू यू, माय ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू. और आपको भी, आप बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम थैंक जो यू है सो कंडक्ट मच. करती हैं. आप करते रहें, और मेरी भी जहाँ इन्वॉल्वमेंट की जरूरत होगी मैं इंशाल्लाह जरूर इन्वॉल्व थैंक यू रहूंगी. आपका भी सो बहुत मच. शुक्रिया. चलिए तो फिर मैं विदा लेती हूँ आप सभी से. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज.